हाँ बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों एक बात बताओ, किसी मेटल की सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? सही आंसर है आपके, गरम करके निकाल सकते हैं, उसको लाइट अपन दे सकते हैं, गरम कर सकते हैं, हीट एनर्जी दे सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। सुनो, किसी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल, उसके लिए आप यह समझो कि मेटल का एक ब्लॉक आप ले लीजिए। बेटा मैसेजिंग बंद कीजिए तो आप समझ पाओगे अच्छे से। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, फील्ड इमिशन भी कर सकते हैं। एक मेटल का ब्लॉक आपने ले लिया, जो मेटल का ब्लॉक आप लोगे तो उसके अंदर जो एटम है इन सारे एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एटम से फ्री है बेटा। जब बात आएगी मेटल की, तो मेटल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम से ही तो निकले हैं, इसलिए एटम आपके पॉजिटिवली चार्ज की तरीके से बिहेव करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे, ये बहुत ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन है। आप जानते ही हो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रेंडमाइज मोशन करते रहते हैं, करेक्ट। तो किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालना हो अगर यहां से बाहर, तो इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा, क्योंकि पीछे जो पॉजिटिव एटम है ये इसको पुल करेंगे अपनी तरफ। जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इसके आसपास की लेयर जो होगी एटम्स की वो इसको पीछे पुल करेगी, तो उस फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करने की जरूरत है, मतलब आपको इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट हो सकता है, मतलब जरूरत है इसको एनर्जी देने की है, तो आप उसको एनर्जी दीजिए। जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो एनर्जी लेकर यह इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ सकता है। तो इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि मेटल की सरफेस के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। लेकिन बेटा ऐसा भी नहीं है कि कितनी भी एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आप उससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, क्योंकि पीछे जो एटम है पॉजिटिव सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली बेटा। तो पीछे जो पॉजिटिव एटम है वो इसको पुल करेंगे, तो कम से कम एक एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसको देने पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। वो जो एनर्जी होती है उसको आप बोलते हो बेटा वर्क फंक्शन। बेटा वर्ड पे ध्यान देना, ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है, इलेक्ट्रॉन नहीं। मींस हर एक मेटल की खुद की प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मतलब इस मेटल के जो एटम है ये कितना स्ट्रांगली इसको पुल करके रखते हैं, वो इसकी प्रॉपर्टी होगी, करेक्ट। तो ध्यान से देखिए, तो मेटल का जो वर्क फंक्शन फाई होता है वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये बात लिखना जरूरी है बेटा।
तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल है आपका यहां पे, ये अपने पास मेटल की सरफेस है और यहां पर वर्क फंक्शन आपको दे रखा है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इज जस्ट एबल टू कम आउट द सरफेस। मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर निकलेगा, करेक्ट। तो जब आप इसको एनर्जी दोगे, सपोज कीजिए आपने इसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलता है यहां से बाहर, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसमें खर्च हो चुकी है। इसका मतलब इसके पास जो एनर्जी बचेगी काइनेटिक एनर्जी वो होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ओके। बेटा टाइप ऑफ इमिशन क्या होते हैं? हम इलेक्ट्रॉन का इमिशन कितने टाइप से करा सकते हैं? ठीक है, तो देखिए आप इस मेटल को एनर्जी देना है, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे देना चाहते हो। तो पहला जिसको आप बोलते हैं बेटा थर्मियोनिक इमिशन। इसमें अपन क्या करते हैं, मेटल को हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं। जो एनर्जी आप दोगे वो हीट एनर्जी आप दोगे। मेटल को गर्म करके इलेक्ट्रॉन को निकालना है, करेक्ट। ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ एक सवाल है जो पूछा जाता है अक्सर कि एक अच्छे थर्मियोनिक इमिशन के लिए मेटल की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। एक स्मूथ और इजी थर्मियोनिक इमिशन के लिए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होना चाहिए? हाँ बेटा, देखिए अगर आप चाहते हो कि थर्मियोनिक इमिशन आपका अच्छा हो, फॉर गुड थर्मियोनिक इमिशन, तो यहां पर मेटल में 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन निकलने के पहले मेटल ही आपका मेल्ट हो जाए, करेक्ट। और सेकंड, इसका वर्क फंक्शन कम होना चाहिए। अगर वर्क फंक्शन कम है तो इसका क्या मतलब है कि थोड़ी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, है ना। और अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो आप ज्यादा एनर्जी दोगे तब भी मेटल आपका मेल्ट नहीं होगा। तो ये दोनों इसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है बेटा, लिखो इसको। बेटा सेकंड टाइप का इमिशन आप देख सकते हो जिसको आप बोलते हो फील्ड इमिशन। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दो, कितने दिन में हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक? देखते हैं बेटा, 2 दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो समझो सेकंड आपका फील्ड इमिशन है। इसमें हम क्या करते हैं, मेटल की सरफेस के पास में
एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स लगेगा ऊपर और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। अब सवाल है कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी इससे। इस पर आप एक एग्जांपल कर सकते हो छोटा सा। ये एग्जांपल समझो। ये मेटल की प्लेट है अपने पास, इसको सी बोल दो। और एक दूसरी मेटल की प्लेट है बेटा, इसको आप ए बोल दो। इनके बीच में आप एक सेल लगा दो। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने वी लगा दिया। दोनों प्लेट का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है यहां पे, करेक्ट। और ये जो कैथोड है इसका वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई सवाल यह है आपसे कि इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जिससे इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से बाहर निकल आए, ये आपका सवाल है। हाँ बच्चों, तो देखिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हो, हाँ ठीक है, लगभग सभी के सही आंसर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हो V, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो E इंटू वी होगी। वो यहां नहीं होगी बेटा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, पोटेंशियल लॉस होने लगेगी। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपने ईवी इसको दे दी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपने इसको दी ये वर्क फंक्शन के बराबर हो गई। तो जो एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन को दी है अगर वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, करेक्ट। तो बेटा ईवी और जो फाई था वो कितना दिया था अपन ने, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा। ये दोनों ई आप काट सकते हैं, ये दोनों ई आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो V है वो 4 वोल्ट होगा। तो अगर आप 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ सकता है। अच्छा, आपसे ये पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो वो तो आप बता सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, सही आंसर है आपके। चलिए नेक्स्ट। बेटा थर्ड टाइप का है आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो अपना चैप्टर है। इसमें क्या होता है कि हम मेटल की सरफेस पर लाइट के फोटॉन्स या अपन रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं। बेटा रेडिएशन आप इसके ऊपर गिराओगे किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, तो इससे एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है। मेटल की सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराया तो लाइट के आने से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस टाइप का जो इमिशन है इसको आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, करेक्ट।
कौन सी रेडिएशन? बेटा कोई सी भी रेडिएशन, बस उसके अंदर एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए जो कि वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। ठीक है, तो जो रेडिएशन आप गिरवा रहे हो यहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी एनर्जी मतलब एच न्यू, वो किससे ज्यादा होना चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या फिर उसके बराबर हो। हाँ ठीक है ना, अगर एनर्जी मान लो उसके बराबर भी है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और अगर ज्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और थोड़ी एनर्जी अपने पास कैरी करके निकलेगा वो। तो देखिए, इसी पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करेक्ट। तो डेफिनेशन में एक बार बोल देता हूं, आप सुन लो, चाहो तो लिख लेना इसको। whenever electromagnetic radiation of suitable wavelength or suitable frequency is incident on a metal surface, then electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called photoelectric emission. और बेटा ये जो इफेक्ट है इसी को आप क्या बोलोगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, लिखो, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। whenever electromagnetic radiation of suitable frequency or suitable wavelength is incident on a metal surface, correct, then electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect, and this type of emission is called photoelectric emission. तो बच्चों, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किसने करा, जो सबसे ज्यादा अच्छे से देखा गया? लाइए हम उसको देखें। एक साइंटिस्ट थे लेनार्ड करके, जिन्होंने उसको ऊपर एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया। कैसे? देखिए, यहां पर एक डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा, यह मेटल का एक इलेक्ट्रोड है जिसको आप कैथोड बोल सकते हो, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको आप एनोड कह सकते हो। इसके अंदर वैक्यूम है, एक सेल यहां पे लगा दो, और एक माइक्रो एमिटर इसमें लगा दो। बेटा माइक्रो एमिटर ही लगाना है अपने को, क्योंकि जो करंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक वाला बहुत ही फेबल करंट होता है, स्ट्रॉन्ग करंट नहीं होता। चलिए समझते हैं इसको। यहां पर एक विंडो इसमें बनी हुई है, और यहां से रेडिएशन आता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल लाइट भी हो सकता है, एक्सरे भी हो सकता है ना? ठीक है। जब रेडिएशन आकर इस प्लेट पर गिरता है, मेटल की प्लेट पर, और अगर इसके फोटोन में एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है।
तो इसने ऑब्जर्व क्या करा, देखिए इसने क्या चीज ऑब्जर्व की, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम से लेकर जीरो काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जस्ट निकलते ही हैं बस। तो आप अंदाजा लगाओ ये पॉसिबल कैसे हुआ, जब सबको तुम बराबर एनर्जी दे रहे हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से क्यों निकल रहे हैं? सोच के देखो। ठीक है, सही है बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो देखो आप ध्यान से सुनना। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, क्या आंसर है देखिए। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, जैसे मैं इस कैथोड को थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, जूम करके देखते हैं। ये कैथोड है अपना, तो जो इलेक्ट्रॉन एकदम सरफेस पर है, यहां जो बैठा हुआ है सरफेस पर, तो इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की और यहां से निकला। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से थोड़ा अंदर है, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो एनर्जी इसने भी उतनी अब्सॉर्ब की है, दोनों को बराबर एनर्जी मिली है। आपका रेडिएशन यहां तक पहुंचा, इसको मिला भी। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन जब सरफेस तक आएगा ना बेटा, तो बीच में इसको और एटम्स भी मिलेंगे और ये उन एटम से कॉलिजन करता करता आएगा ऐसे, फिर यहां से बाहर निकला। तो इलेक्ट्रॉन एटम से जितने कॉलिजन करता है, हर एक कॉलिजन में कुछ एनर्जी लूज कर देता है। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पीछे से निकल कर आ रहा है तो ज्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन करता करता आएगा बेटा सरफेस पे, तो बीच में ज्यादा एनर्जी लूज कर देगा, उसके पास कम बचेगी, है ना। अच्छा, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सरफेस तक आने से पहले ही वर्क फंक्शन से कम हो गई तो वो इमिट नहीं होगा। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉलिजन करता करता आ रहा है और सरफेस पर आया और उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के ठीक बराबर बची, यस, तो वो इमिट होगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, है ना। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि जब रेडिएशन आप गिराओगे तो सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जीरो से लेकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए इसके आगे अपन चलते हैं। देखिए यहां पर ये जो साइन है बेटा वेरिएबल का साइन है, मतलब आप इसका पोटेंशियल सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, प्लस आप इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इधर माइनस लगा दो, इधर प्लस लगा दो, ये अपनी चॉइस है यहाँ पे। तो इसने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर आएंगे वो यहां पर इस सर्किट में फ्लो हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाएगा वो बैटरी के पॉजिटिव से पुल हो जाएगा बेटा अंदर, तो वो यहां पर करंट फ्लो कर सकता है। तो इसके कारण जो करंट आपको मिलता है, इस करंट को आप क्या बोलोगे, फोटो करंट। अब ये जो फोटो करंट है देखो डिसाइड कहां से होगा, बताते हैं आपको। करंट का फॉर्मूला क्या था अपना, चार्ज अपॉन टाइम, है ना, और चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं टाइम को 1 सेकंड मान लूं, अगर मैं टाइम को रख दूं 1 सेकंड, तो फिर फोटो करंट होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड का जो चार्ज है वही अपना फोटो करंट होगा।
ऐसे। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज सप्लाई है तो फिर रेडिएशन क्यों दिया? नहीं, हमारा कंसर्न क्या है, हम इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे चाहते हैं? हम फील्ड इमिशन चाहते हैं या हम फोटो इमिशन चाहते हैं, है ना? हाँ बेटा बोलो। हम इसमें चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो, हम रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। ओके, तो सुनो, तो चलो अब ध्यान देना। आप जानते हो करंट तो क्लोज सर्किट में चलता है, ओपन सर्किट में करंट चलता नहीं है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो यहां, इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही फोटो करंट को जनरेट करते हैं। हाँ बेटा अनन्या बोलो। फोटो करंट क्यों बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण करंट आ रहा है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनके कारण जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। ओके, ठीक है बच्चों। देखिए आज आप जल्दबाजी मत कीजिए, है ना? आज अपना मेरा पहला दिन है, आप भी पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं। कल हम स्पीड देखेंगे जो भी रहेगी, पर आज बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो, पूरे पॉइंट आप समझते चलो। आप पूछो, 10 चीजें पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब ध्यान से देखना। अगर आप चाहते हो कि फोटो करंट बढ़ जाए, फोटो करंट यहां पर इंक्रीज हो जाए, फोटो करंट अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो एक्चुअल में आपको क्या बढ़ाना है, सोचो। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर सेकंड यहां पर रिसीव हो रहे हैं, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं बेटा। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ाना है, ये बहुत खास चीज है। हमें क्या लगता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से आया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ सत्यम बोलो बेटा, सत्यम जोशी बताओ क्या बोल रहे हो। ठीक है चलो अब ध्यान से सुनना। यहां पर क्या हो रहा है, हमारा जो फोटो करंट है इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड इसमें कहीं भी नहीं है, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है हमें। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अच्छा एक बात बताना प्लीज, कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड को डबल कर दूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड को डबल कर दूं या इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं डबल कर दूं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, तो फोटो करंट बढ़ेगा कि सेम रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आंसर है आपकी, फोटो करंट एकदम सेम रहेगा बेटा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से आता भी है ना, तो उससे फोटो करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटो करंट को फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इससे फर्क पड़ रहा है इसको। ठीक है, तो समझिए, इसका मतलब अगर आपने रेडिएशन की एनर्जी को बढ़ाया, जरा फोकस कीजिएगा अब, अगर आपने रेडिएशन की एनर्जी को बढ़ाया तो इससे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं तो ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी फोटो करंट नहीं बढ़ा सकता। तो चलिए, जो ऑब्जर्वेशन का पहला पॉइंट है आपका वो क्या है? अच्छा, एक जैसे अपन ने अभी फोटोन वर्ड यूज नहीं करा है, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए आप जानते तो हो ही, फोटोन आपने सुन रखा है इससे पहले।
हाँ, तो जरा ये बताओ कि रेडिएशन नीचे गिर रहा है, तो ऐसा मान के चलें कि फोटोन से बना हुआ है, एनर्जी के पैकेट्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जरा सोच के बताना, आप इंटेंसिटी किसको बोलते हो? बेटा इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। इस यूनिट एरिया पर सेकंड गिरने वाली एनर्जी को ही अपन क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। तो सुनो, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं तो एक्चुअल में ये जो एनर्जी थी, ये नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी है। आप इसको ऐसे समझे कि अगर n फोटोन पर सेकंड यहां पे गिरते हैं तो टाइम को 1 सेकंड लिख दो, और जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी? n इंटू एच न्यू। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? ये है ना, ये फॉर्मूला आपको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है, तो सुनो, अगर अपन इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं और फ्रीक्वेंसी वही रखते हैं, दोनों बातों पर ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, इंटेंसिटी को बढ़ाना है, तो आपको नंबर ऑफ फोटोन इसमें बढ़ाने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ फोटोन आपने बढ़ाए तो फोटो इलेक्ट्रिक में अपन ऐसा मानते हैं कि फोटोन की कॉलिजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो अगर नंबर ऑफ फोटोन आपने बढ़ाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना? तो अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो इससे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, और अगर ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो उनकी कॉलिजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये नंबर ऑफ फोटोन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बराबर नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको डबल करते हो तो ये भी डबल हो जाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब अल्टीमेटली एनर्जी बढ़ाई? नहीं बेटा, एनर्जी नहीं बढ़ाई। जो पर फोटोन की एनर्जी है, तुम मेरी बात सुनो पहले, वेट वेट, ये बात रिपीट कर रहा हूं, देखिए समझिए। फोटो इलेक्ट्रिक में अपन ऐसा मानते हैं, जो भी आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, कि यहां से जब रेडिएशन गिरता है तो इसमें फोटोन गिरता है, तो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, यहां इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है? तो अगर फोटोन गिरा, उससे इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो 10 फोटोन गिरे, और जो प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से कैच हो गया और उसकी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकला, तो अगर 20 फोटोन गिरे तो क्या होगा? 10 फोटोन के गिरने से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये प्रोबेबिलिटी है अपना, परसेंटेज है। तो अगर 20 फोटोन गिरे तो फिर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ फोटोन पे। तो अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी सुनो बेटा, ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी को चेंज करे बिना इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर पर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलो देखो, तो भाई लेनॉर्ड का जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि फोटो करंट
और इंटेंसिटी, इनके बीच में जो ग्राफ उसने बनाया वो ऐसा बना। तो ये ग्राफ समझ में आने लायक है, मतलब फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ऐसा ऑब्जर्वेशन इसने देखा। बेटा सुनो, एक मिनट, मैं पूरी कहानी आपको समझा दूं पहले एक शॉर्ट में, कि अभी अपन ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं, अभी हम एक्चुअल में इसके कॉज पे नहीं आ रहे हैं। इसका कॉज आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा था, जो कि इसका सेकंड पार्ट है ना। लेकिन थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए मैं फोटोन को बीच में ला रहा हूं। तो लेनॉर्ड ने फोटोन नोटन की बात नहीं करी, उसने केवल क्या बोला कि इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में जो ग्राफ उसने बनाया तो वो स्ट्रेट लाइन था। यह उसका पहला ऑब्जर्वेशन था। फिर देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था उसका। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था उसका कि जब फोटो करंट, और बेटा ये जो प्लेट है ना जिस पर आकर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं, इसको तुम बोलते हो कलेक्टर प्लेट, ऐसा इसका नाम है। तो इसने कलेक्टर का जो पोटेंशियल है, ये कलेक्टर पोटेंशियल हम बोलेंगे बच्चे। तो कलेक्टर पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में जब ग्राफ इसने बनाया तो देखिए इसको क्या दिखा। इसने देखा कि ग्राफ इस तरीके का है, जीरो कलेक्टर पोटेंशियल पर भी फोटो करंट उसको मिला। यहां जब कलेक्टर पोटेंशियल जीरो था, मतलब बेटा बैटरी को डायरेक्ट उसने लगा दिया, सीधा तार से जोड़ा, बैटरी हटाई, तार को सीधा जोड़ दिया, तो कलेक्टर पोटेंशियल था जीरो, लेकिन फिर भी फोटो करंट वो देख पा रहा था यहाँ पर एमिटर के अंदर। उसके बाद इसने बैटरी को लगाया और कलेक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज करना चालू करा। तो जैसे जैसे ये कलेक्टर पोटेंशियल को बढ़ाता है तो फोटो करंट यहां से बढ़ता है थोड़ा सा, और बढ़ने के बाद ये कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है। इसको आप बोलते हो सैचुरेशन करंट। हाँ रुको ना, अभी समझते हैं उसको। वैसे कॉज आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट का जो फॉर्मूला है उसमें मिलता है, लेकिन समझेंगे हम इसको। पहले उसने ऑब्जर्व क्या करा ये तो देखें अपन। तो इसने ऑब्जर्व करा कि जीरो पोटेंशियल पर फोटो करंट था, और उसके बाद इसने पॉजिटिव वाले के पोटेंशियल को बढ़ाना स्टार्ट करा, तो फोटो करंट बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया। अब इसने क्या करा बेटा, सेल को निकाला और पलटाकर सेल को फिर लगाया। अब प्लस इधर कर दिया, माइनस इधर कर दिया, तो अब इधर का पोटेंशियल नेगेटिव है। अब उसने माइनस में बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे पोटेंशियल को माइनस में वो बढ़ाता है तो फोटो करंट कम होने लगता है, और पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फोटो करंट आपका जीरो हो जाता है। तो पोटेंशियल की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर फोटो करंट होता है जीरो, इसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा इसको यह भी बोला जाता है कट ऑफ पोटेंशियल। तो देखिए मैंने अभी कोई समझाया नहीं है इसमें, केवल ये ऑब्जर्वेशन है। अब ये क्यों हो रहा है इस पर अपन आ सकते हैं, समझिए बेटा। जब रेडिएशन इस पर गिरा था तो आपके पास कैसे इलेक्ट्रॉन थे, जीरो से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। रिपीट कर दूं, सुनो, अभी मैं केवल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं इसके पास पे नहीं जा रहा, ध्यान से सुनना। लेनॉर्ड ने ऑब्जर्वेशन क्या लिया कि अगर वो पोटेंशियल को बढ़ाना स्टार्ट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोटो करंट यहां से बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। अगर वो पोटेंशियल को माइनस में बढ़ाना स्टार्ट करता है, मतलब इस सेल को पलटाकर उसने लगाया
और फिर इसको बढ़ाना स्टार्ट किया, तो नेगेटिव पोटेंशियल पर करंट आपका कम होने लगता है और फाइनली ये एक वैल्यू पर आकर जीरो हो जाता है। नेगेटिव पोटेंशियल का वो मैग्नीट्यूड, नेगेटिव पोटेंशियल का वो मैग्नीट्यूड V नॉट जिस पर फोटो करंट आपका जीरो हो जाता है, इसको आप क्या बोलते हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा इसी को कट ऑफ पोटेंशियल भी हम बोलते हैं। इसका कोई कॉज नहीं बताया मैंने, केवल ऑब्जर्वेशन बताया है। अब कॉज समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ध्यान से सुनना। हाँ बेटा पार्थ बोलो। सुनो अब यार, तुम कितने बार रिपीट कराओगे? रुक जाओ अभी। ऑब्जर्वेशन क्या है, ध्यान से सुनना। समझो। रुको रुको तुम। सबसे पहले क्या करा, सेल को हटाया, इसको डायरेक्ट जोड़ दिया। सेल है ही नहीं तो पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो जीरो पोटेंशियल पर भी यहां पर करंट फ्लो कर रहा था, तो जीरो पोटेंशियल पर जो करंट फ्लो किया वो आपको यहां दिखेगा इस पॉइंट पे। इसके बाद अब यहां पर सेल लगाया, बेटा ये सेल का प्लस है और ये माइनस है, तो अभी जो कलेक्टर है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो फोटो करंट पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद सेल को पलटाया और ऐसे लगा दिया, तो अब आपका जो कलेक्टर है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल को अब अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर फोटो करंट पहले डिक्रीज होता है फिर जीरो हो जाता है। नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पर फोटो करंट आपको जीरो मिलता है, इसको आप क्या बोलते हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसी का एक और नाम होता है कट ऑफ पोटेंशियल। ये ऑब्जर्वेशन था, अब मैं इसके कॉज पे आ रहा हूं। अब सुनो कि ऐसा आखिर क्यों होता है। चलो भाई ध्यान देना, जब रेडिएशन आपने इस पे गिराया तो जो इलेक्ट्रॉन निकले वो जीरो से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे। तो बेटा जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो तो एनोड तक जा ही सकता है ना। जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है वो तो एनोड तक जा ही सकते हैं, उनको किसी एनर्जी की जरूरत थोड़ी है, ऑलरेडी सफिशिएंट एनर्जी है उनके पास। करेक्ट। तो ध्यान से देखना, जब पोटेंशियल जीरो था तब भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यहां तक जा सकते थे, तो जिसके कारण आपको करंट यहां दिखाई दे रहा था इस जगह पे जीरो पोटेंशियल पे। अब क्या हुआ, जब आपने पोटेंशियल को बढ़ाना स्टार्ट करा, जब आपने पोटेंशियल को बढ़ाना स्टार्ट करा तो जो कम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है वो भी इससे अट्रैक्ट हो गए। भाई पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर पुल करने की कोशिश करेगा। ज्यादा फोर्स बढ़ेगा तो जो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे वो भी ज्यादा एनर्जी लेकर इसकी तरफ आने लगेंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? यस या नो? हाँ बच्चों, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कलेक्टर पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो जो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे वो भी यहां से आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं इस क्रॉस सेक्शन में से और फोटो करंट आपका थोड़ा सा बढ़ने लगता है। लेकिन एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी उसके बाद, अगर तुम पोटेंशियल को बढ़ाते भी हो तो भी करंट कांस्टेंट ही रहता है। क्या इसका कोई कॉज बता सकता है? हम्म, ठीक है ठीक है। हाँ देखो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, ध्यान से देखिएगा।
एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? ये रेडिएशन के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना? तो यहां से पर सेकंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तो रेडिएशन डिसाइड करेगा बेटा। पर सेकंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वही रेडिएशन डिसाइड करेगा। तो रेडिएशन तो बेटा वही है, हम तो खाली पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। तो पोटेंशियल बढ़ाने से बस इतना हो रहा है कि जो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे जो बीच में डेविएट हो रहे थे वो भी इस तक आने लग गए। लेकिन जब पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, सुनो पूरी बात को, अगर एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन पूरे पुल कर ले तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले एक सेकंड में, और अगर इसने पूरे के पूरे 100 इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, उस केस में क्या होगा? आपका करंट कांस्टेंट हो जाएगा। अब अगर तुम पोटेंशियल को बढ़ाते भी हो तो बेटा 101 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन केवल 100 ही थे। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन पूरे पुल कर लोगे करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करेक्ट? ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। अब हमने क्या करा, ये वाला ग्राफ तो क्लियर है। अब इधर पीछे आते हैं अपन, सेल को पलटाओ, माइनस इधर लगा दो बेटा। तो अब ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो देखिए इससे क्या होगा। सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो रुक जाएगा वहीं पे? जब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो जो कम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है? और जैसे जैसे तुम इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे तुम इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो जो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे वो भी स्टॉप होने लगेंगे। फिर और वैल्यू बढ़ाओ तो इसकी एक वैल्यू ऐसी मिलेगी आपको V नॉट, जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाएगा। और वैल्यू बढ़ाओगे माइनस वाली तो ऐसी वैल्यू मिलेगी आपको इसकी जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाएगा। तो बेटा जब मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया तो अब करंट कितना हो जाएगा आप बताओ? 0 हो जाएगा डेफिनेटली। करेक्ट करेक्ट। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि अगर पोटेंशियल को नेगेटिव डायरेक्शन में हम इंक्रीज करना चालू करें, पोटेंशियल को नेगेटिव रखकर हम बढ़ाना स्टार्ट करें, तो पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाता है और करंट हो जाता है 0। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे तो सुनो बताते हैं आपको। अगर अपन इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो निकल सकती। देखिए समझिएगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे सवाल करे भी हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं। ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। ठीक है? यहां पर आपने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है इसको, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V नॉट है। लेकिन बेटा ये माइनस पर है और ये प्लस पर है। करेक्ट? तो अगर आप इसको 0 बोलोगे तो ये प्लस V नॉट होगा, और अगर आप इसको 0 बोलोगे तो ये माइनस V नॉट होगा। तो आप इसको बोल रहे हो 0, तो इसको क्या बोलोगे? माइनस V नॉट। ये सेल अपन ने ऐसे लगा रखा था, है ना? अब इस सिचुएशन में एक्चुअल में क्या हो रहा है इस चीज को समझिएगा। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था Kmax, वो यहां से निकला और एनोड पर पहुंचने के जस्ट पहले, एनोड से टक्कर होने के ठीक पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई।
सुनना अभी, रुको 2 मिनट। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, तो हमारा जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये इसको रिपल कर रहा था, लेकिन रिपल करने का ये मतलब थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहीं से पीछे चला जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं सिंपल, कि mg फोर्स है जो नीचे लग रहा है, तो अगर एक बॉल ऊपर फेंकोगे तो क्या हाथ में से छूटते ही बॉल पलट जाएगी नीचे? नहीं, वो बॉल किसी डिस्टेंस को कवर करेगी, फिर जाकर रुकेगी और फिर पलटकर वापस आएगी। तो यहां पर हो क्या रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचने के जस्ट पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, मतलब ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो अभी ये स्टॉप होगा तो आप बताओ क्या होने वाला है? रिपल तो हो ही रहा था, तो यहां से वापस चला जाएगा वो, है ना? तो मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं आ पाएगा, इसलिए करंट हो जाएगा आपका 0। तो आप सुनिए ध्यान से, अगर मैं V नॉट की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगी? मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं इलेक्ट्रॉन पे। तो फॉर इलेक्ट्रॉन यहां पर काइनेटिक कितनी है बेटा? K मैक्स। पोटेंशियल कितनी है? 0। यहां पर काइनेटिक कितनी है? 0। और पोटेंशियल कितनी है? EV नॉट। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, क्या तुम समझ पा रहे हो? देखो, जिसने नहीं समझा मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है यहां से यहां तक गया, ये, तो यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, तो इसकी एनर्जी यहाँ पर होगी QV1 और यहाँ पर इसकी एनर्जी होगी QV2। बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K1, यहाँ K2। तो एनर्जी कंजर्वेशन ये बोलता है कि K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। तो यहाँ पर जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगी वो यहाँ दिखना चाहिए आपको। जैसे जैसे आगे जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक डिक्रीज हो रही है ना? तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल कितना था? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है? 0। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q इंटू V। Q इंटू V मतलब EV नॉट। तो हम देख सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो Kmax से निकाला जा सकता है। बच्चों यही अपना फॉर्मूला है, किस चीज का? स्टॉपिंग पोटेंशियल का। कोई डाउट हो तो क्लियर कर लो, मैं आगे जा रहा हूं। ठीक है बेटा। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया था अभी, मैं उसी ग्राफ को एक बार वापस से बता रहा हूं, ये वाला। तो यहां पर हमें मिला था माइनस V नॉट, ये फोटो करंट था, यहाँ पर V है, और ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया था ये इंटेंसिटी I1 पे था बेटा, इंटेंसिटी I1 थी। अब अगर अपन ज्यादा इंटेंसिटी पर यही ग्राफ बनाए, सेम फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी अपन बढ़ा दें, तो ग्राफ आपको ऐसा दिखता है। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, ये फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो V नॉट है ये प्रॉपर्टी किसकी है? इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी है या फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी?
प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा वी नॉट मतलब क्या, केमेक्स, ईवी नॉट मीन्स केमेक्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। ये आपका फोटोइलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है बेटा, उसका एक लॉ है ये, कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा भी दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उससे करंट आपका बढ़ेगा, लेकिन ये जो वी नॉट है ये वही रहता है। देख लो ग्राफ। देखिए बेटा, थर्ड नंबर, इसमें क्या हो रहा है कि अपन इंटेंसिटी सेम रखते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये इस तरीके से आपको मिलता है। ये जो फर्स्ट वाला है ये माइनस वी नॉट 1 है, माइनस वी नॉट 2, माइनस वी नॉट 3। फ्रीक्वेंसी न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3। बेटा न्यू 3 बड़ा है न्यू 1 से, और ये बड़ा है न्यू 2 से, ऐसे। तो यहां पर वाई एक्सिस पे क्या है बेटा, फोटो करंट है ये फोटो करंट है आपका। ऐसा। और यहां पर इंटेंसिटी सेम रखी है आपने, इंटेंसिटी आपने कैसे रखी है, सेम रखी है। तो देखिए इसने ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि अगर इंटेंसिटी आप सेम रखो और फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करो, इंटेंसिटी को सेम रख के फ्रीक्वेंसी बदलते हो, तो यहां पर क्या बदल रहा है बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है बेटा। अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल बदला मतलब एक्चुअल में क्या बदला, के मैक्स बदला, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहा है तो के मैक्स आपका बदल रहा है। तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों मिलकर हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। एक ये ऑब्जर्वेशन देखा है इसने। हाँ बच्चों, इसके बाद समझो। फोर्थ ग्राफ था अपना जो इसने बनाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। जब ये ग्राफ इसने बनाया तो ऐसा ग्राफ इसको मिला ये। अब इससे क्या अंदाजा लग रहा है अपने को कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है यहां पे। हम्म, ठीक है बेटा, ये जो पॉइंट है अपना, ये इंडिकेट कर रहा है न्यू नॉट को, और ये जो न्यू नॉट है इसको आप बोलते हो थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। इसको अपन थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं।
तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे इसको ग्राफ मिला ही नहीं। अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले आता है तो इसको ग्राफ ही नहीं मिलता है, मतलब वहां पे इमिशन ही नहीं हो रहा है। करेक्ट। अच्छा, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअल किस चीज पे डिपेंडेंट है? इसको अगर अपन देखें तो बेटा ये वर्क फंक्शन से आ सकती है। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है एट विच फोटो emission is possible। वर्क फंक्शन और प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेट हो जाएगी बेटा, इसको अपन वर्क फंक्शन और प्लैंक्स कांस्टेंट से रिलेट कर सकते हैं। ये अभी जस्ट आइंस्टीन का एक इक्वेशन आने वाला है, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। करेक्ट। ये केवल ऑब्जर्वेशन है जिसको आप देख लो। तो देखो, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो, या चाहो तो लिख भी लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जो जो ऑब्जर्व करा लेनॉर्ड ने, वो डिटेल में हम देख चुके हैं, इसको मैं समराइज कर रहा हूं। जब किसी मेटल की सरफेस पर रेडिएशन हम गिराते हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, क्या अपन बोलें जो फोटो करंट निकलता है वो रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ये अपन ने ऑब्जर्वेशन देखा था। जैसे जैसे इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो तो फोटो करंट बढ़ने लगता है। ये अपना पहला ऑब्जर्वेशन था ग्राफ का। ठीक है, आप ग्राफ देखते जाओ, आप लिख रहे हो ना तो आप उसको देखते भी जाना, नंबर 1 वाले को देख लो। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 था, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो आपकी बात। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये था कि फोटो करंट की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। बेटा इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। फिर जो सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन था, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था। जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि किसी भी मेटल के लिए एक डेफिनिट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और अगर आपके रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इससे कम है, अगर आपके रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, इमिशन नहीं होता है। ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन है। एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन और भी है जो अपन ने शो नहीं करा है। उसने क्या करा, इंटेंसिटी को एकदम कम करना स्टार्ट कर दिया। जो रेडिएशन गिरा रहा था एकदम डिम रेडिएशन कर दिया, बिल्कुल लो इंटेंसिटी। तो भी वो क्या देखता है कि जैसे ही रेडिएशन गिरा तो इधर करंट बहना स्टार्ट हो गया। बच्चों इंटेंसिटी उसने एकदम कम कर दी, बहुत कम, बहुत नंबर ऑफ फोटोन एकदम कम कर दिए, बिल्कुल कम फोटोन, लेकिन फिर भी जैसे ही रेडिएशन गिरता है वैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें कोई टाइम की लैग नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर इंटेंसिटी कम है तो देर तक इंटेंसिटी आएगी उसके बाद करंट फ्लो होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, अब इस बात को समझो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो करंट निकल रहा था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा था। जो करंट निकल रहा था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा था।
तो अगर आप इंटेंसिटी कम करोगे तो करंट कम आएगा, इंटेंसिटी कम करोगे तो करंट कम आएगा। लेकिन टाइम की लैग थोड़ी है, इधर से फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन ने उसको कैप्चर किया और एकदम से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर मैं बात करता हूं सिंगल फोटोन की, तो ध्यान से सुनना, सिंगल फोटोन ज्यादा इंटेंसिटी में से लाओ या कम इंटेंसिटी में से लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एनर्जी तो उतनी ही है। अगर तुम 100 फोटोन गिराओगे तो कुछ इंटेंसिटी मिलेगी, रुको रुको, अगर तुम 100 फोटोन गिराओगे तो कुछ इंटेंसिटी मिलेगी, अगर तुम 1000 फोटोन गिराओगे तो ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन जो पर फोटोन की बात है वो तो सेम है ना बेटा दोनों केस में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से, नंबर ऑफ फोटोन के बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन उसके निकलने का जो रेट है, जो टाइम की लैग है, ध्यान से सुनना, ये फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो जैसे ही कॉलिजन हुआ तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले कॉलिजन होगा फिर उसको टाइम लगेगा निकलने में। अगर एक फोटोन आया तो एक निकलेगा, 100 आए तो 100 निकलेंगे, पर टाइम की कोई लैग नहीं है। तो यहां पर नो प्रैक्टिकल टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस of radiation and emission of electron। बच्चों ये पॉइंट है अपने, रेडिएशन का गिरना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, इनके बीच में टाइम की कोई लैग नहीं होती। जैसे ही रेडिएशन गिरा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकला। थर्ड वाला पॉइंट रिपीट करना है, थर्ड वाला पॉइंट रिपीट करता हूं। थर्ड वाला पॉइंट बेटा ये था अपना, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है, तो यहां पर अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करते जाते हो, जो रेडिएशन आप गिरा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी आप अगर कम करते जाओ, तो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के नीचे आपको ग्राफ नहीं मिलता है, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता है, करेक्ट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ बच्चों बोलो, पॉइंट नंबर 1 रिपीट कर दो। 1 क्या है, वही तो है यार, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज्यादा फोटोन गिरेंगे, ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट बढ़ जाएगा आपका। चलिए हालांकि आप लोग इसको रिपीट पढ़ रहे हो बेटा पूरे को, 11th में आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में। सुनिए अभी तक हमने जो भी देखा, प्लीज, नहीं टाइम है अभी 3-4 मिनट का टाइम है, हो जाएगा मेरा इसमें काम, ध्यान से देखना। अभी तक जो हमने देखा वो ऑब्जर्वेशन देखे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे कि क्यों होता है, अब इसका कॉज आ रहा है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दिया बेटा, आइंस्टाइन ने ऐसा बोला है कि जब भी मेटल की सरफेस पर रेडिएशन गिरता है ये, तो इसने प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, इसको इसने सही मान के चला है। प्लैंक की थ्योरी क्या थी अपनी, कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बना होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, फोटॉन्स। तो इसने इनको फोटोन माना है।
ये। अब आइंस्टीन ऐसा बोलता है कि जब कोई फोटोन यहां पर गिरता है, एनर्जी ई का फोटोन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होता है। जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो कितनी एनर्जी को खर्च कर चुका होगा वो? 5 को। बेटा इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको अपन 5 बोलते हैं, तो ये एनर्जी तो माइनस हो गई, तो बची कितनी? जो बची वो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, करेक्ट। अच्छा ध्यान से देखना, अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, अगर अंदर से निकलेगा तो वो कॉलिजन करेगा, है ना। तो यहाँ पे जरा एनर्जी कंजर्वेशन लगाना प्लीज। एनर्जी आई कितनी थी? ई। बची कितनी? के मैक्स, है ना। और खर्च कितनी हुई बीच में? 5। तो E इक्वल टू के मैक्स, क्या बोलोगे इसको? के मैक्स प्लस 5 कि माइनस 5? प्लस। देखो जो एनर्जी आई थी ये दो जगह पर खर्च हुई है, एक तो केमैक्स में और एक 5 में, करेक्ट। तो आप यहां पे ये लिख सकते हो कि केमैक्स बराबर होगा E माइनस 5। बेटा फाइनल लाइन सुन लो, केमैक्स को लिखा जा सकता है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब यहां पर मैं 5 का फंक्शन बनाने वाला हूं, जरा सोच के बताओ, अगर मैं न्यू को न्यू नॉट रख दूं, अगर मैं न्यू को रख दूं न्यू नॉट, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। क्योंकि सुनो बेटा, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर एग्जैक्टली उसके बराबर फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरेगा तो उसकी एनर्जी 0 होती है, केवल निकलता है वो। तो फिर यहां से 0 इक्वल टू h न्यू माइनस 5, है ना, h न्यू नॉट माइनस 5, तो 5 क्या मिलेगा बेटा? h न्यू नॉट। तो फाइनल इक्वेशन क्या दे सकते हो तुम इसकी? केमैक्स इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और केमैक्स इक्वल h न्यू माइनस न्यू नॉट। बच्चों ये जो इक्वेशन आपने देखी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए मेरा नंबर आप ले लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अगर कोई डाउट आपको है तो। ठीक है बेटा, सभी को थैंक यू।